दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग देखने वाले हैं साझेदारी चैप्टर से एमसीक्यूज़। और ये जो एमसीक्यूज़ देखेंगे ये पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। साझेदार को वेतन दिया गया, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में इस वेतन का लेखा होगा ए पूंजी खाते में, बी चालू खाते में, सी दोनों में, डी दोनों में नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, साझेदार को वेतन दिया गया, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में इस वेतन का लेखा होगा। तो देखिए साझेदार को वेतन, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट पे ड्राइंग वगैरह जो भी है उसका लेखा हम लोग परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में कहाँ करेंगे। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल अकाउंट मेथड के तहत हम लोग केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं, और वो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा पूंजी खाते में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। साझेदार को पूंजी पर ब्याज के संबंध में स्थायी पूंजी खाता विधि के अनुसार लिखा होगा ए पूंजी खाते में, बी चालू खाते में, सी दोनों में, डी दोनों में नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, साझेदार को पूंजी पर ब्याज के संबंध में स्थायी पूंजी खाता विधि के अनुसार लिखा होगा। तो स्थायी पूंजी खाता विधि के अनुसार हम लोग दो अकाउंट खोलते हैं, जितने भी पार्टनर होते हैं उनके दो अकाउंट खुलते हैं। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर इंटरेस्ट, ठीक है, इससे रिलेटेड स्थायी पूंजी खाता विधि के अनुसार लेखा होगा। तो स्थायी पूंजी खाता में दो अकाउंट बनता है, एक तो कैपिटल, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और इंटरेस्ट से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, कमीशन से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जितने भी लेखा किए जाते हैं वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में किए जाते हैं पार्टनर्स के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा चालू खाते में। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। पूंजी खातों के संबंध में सत्य है ए स्थायी विधि में पूंजी खातों का शेष स्थिर रहता है, बी परिवर्तनशील विधि में वेतन, ब्याज, कमीशन आदि का लेखा पूंजी खातों में ही होता है, सी स्थिर विधि में पूंजी खातों का शेष सदैव क्रेडिट रहता है जबकि चालू खातों का शेष क्रेडिट या डेबिट हो सकता है, डी उपरोक्त सभी। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है पूंजी खातों के संबंध में सत्य है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो भी है सत्य है या असत्य है। तो ए में दिया हुआ है स्थायी विधि में पूंजी खातों का शेष स्थिर रहता है, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के तहत कैपिटल अकाउंट जो बनते हैं उसका बैलेंस जो होता है वो स्थिर रहता है, ये सत्य है। बी में दिया हुआ है परिवर्तनशील विधि में वेतन, ब्याज, कमीशन आदि का लेखा पूंजी खातों में ही होता है। तो देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के तहत जो अकाउंट बनते हैं केवल कैपिटल अकाउंट बनते हैं, तो जो भी ब्याज, कमीशन आदि जिसका भी लेखा होता है वो कैपिटल अकाउंट में ही होता है, ये भी सत्य है। सी में दिया हुआ है स्थिर विधि में पूंजी खातों का शेष सदैव क्रेडिट रहता है जबकि चालू खातों का शेष डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के तहत जितने भी मतलब कि कैपिटल अकाउंट जो बनते हैं उसका बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्रेडिट रहता है, ये सत्य है। और करेंट अकाउंट में क्या होता है, बैलेंस या तो डेबिट हो सकता है या क्रेडिट हो सकता है, तो ये भी सत्य है। डी में उपरोक्त सभी, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। फर्म के लाभों में जब पूंजी पर ब्याज, आहरणों पर ब्याज, वेतन आदि समायोजित करके वितरण योग्य लाभ ज्ञात करने हो तो खाता खोला जाएगा। ए लाभ हानि समायोजन खाता, बी लाभ हानि नियोजन खाता, सी रिवाइज्ड लाभ हानि खाता, डी केवल लाभ हानि खाता। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्म के लाभों में जब पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आहरणों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी आदि समायोजित करके वितरण योग्य लाभ ज्ञात करने हो तो खाता खोला जाएगा। यानी कि इनका सारा मतलब समायोजित करने के बाद जो पार्टनर्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो प्रॉफिट और लॉस का, तो उससे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट खोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा
लाभ हानि नियोजन खाता। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। साझेदार एक्स ने माह की प्रथम तारीख को प्रति माह 3,000 रुपया तथा वाई ने इसी प्रकार प्रति माह 5,000 रुपया का आहरण किया। 10% वार्षिक दर से ब्याज होगा। ए 5,200 रुपया, बी 5,100 रुपया, सी 5,150 रुपया, डी 5,300 रुपया। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, साझेदार एक्स ने माह की प्रथम तारीख को प्रति माह 3,000 रुपया तथा वाई ने इसी प्रकार प्रति माह 5,000 का आहरण किया। 10% वार्षिक दर से ब्याज होगा। तो देखिए हम लोग को इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। तो साझेदार एक्स और वाई जो हैं वो हर महीने के पहले तारीख को ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो एक्स जो है वो 3,000 रुपया हर महीने के पहले तारीख को करता है और वाई जो है 5,000 रुपया करता है। तो दोनों अमाउंट को अगर ऐड करते हैं तो 8,000 रुपया होता है। और 8,000 का हम कितने महीने का निकालेंगे? 6.5 महीने का निकालेंगे। आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर हर महीने के पहले तारीख को हम लोग ड्राइंग करते हैं तो 6.5 मंथ का निकालते हैं, और हर महीने के आखिरी तारीख को निकालते हैं तो 5.5 मंथ का, और हर महीने के 15 तारीख को यानी मध्य में जो निकालते हैं तो 6 महीने का निकलता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग 6.5 मंथ का निकालेंगे। तो 5,000 और प्लस 3,000 करेंगे तो 8,000 होगा, और 8,000 का 6.5 मंथ के हिसाब से 10% के हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो 5,200 रुपया निकलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा रुपया 5,200। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। सोहन एवं रोहन दो साझेदारों में से रोहन ने माह के अंत में रुपया 2,000 प्रति माह का आहरण किया। 10% वार्षिक दर से ब्याज होगा। ए रुपया 1,200, बी रुपया 1,300, सी रुपया 1,100, डी रुपया 1,150। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, सोहन एवं रोहन दो साझेदारों में से रोहन ने माह के अंत में रुपया 2,000 प्रति माह का आहरण किया, ठीक है। रोहन जो है हर महीने के अंत में 2,000 रुपया प्रति माह आहरण किया, यानी ड्राइंग से अमाउंट निकाला। और ड्राइंग का जो रेट दिया हुआ है वो 10% वार्षिक है, ठीक है। तो आपको निकालना है ड्राइंग का अमाउंट। तो देखिए रोहन निकाल रहा है, केवल रोहन ने निकाला है, ठीक है। तो रोहन का अगर निकल रहा है तो 2,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से अगर हम लोग निकालेंगे, इसमें क्या कौन सा नियम लागू होगा? इसमें जो होगा 5.5 महीने का अमाउंट निकलेगा। तो 2,000 का 10% इंटू 5.5 मंथ करेंगे तो कितना निकलेगा? 1,100 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा 1,100 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। रोहित अपनी फर्म से माह की प्रथम तिथि को 5,000 रुपये का आहरण करता है। ब्याज की दर 10% वार्षिक है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के आहरणों पर ब्याज होगा। ए रुपया 3,250, बी 250, सी 750, डी 1,500। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, रोहित अपनी फर्म से माह की प्रथम तिथि को 5,000 रुपये का आहरण करता है। ब्याज की दर 10% वार्षिक है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के तक के आहरणों पर ब्याज होगा। तो देखिए रोहित जो है वो अपनी फर्म से हर माह के प्रथम तिथि को 5,000 रुपया आहरण करता है, यानी कि टोटल अगर वो आहरण करता है तो 1 साल में 60,000 रुपया आहरण करता है, ठीक है। और ब्याज की दर जो है वो 10% के वार्षिक दर से है, यानी कि 10% पर एनम है। तो 60,000 इंटू 10/100 करेंगे, और इसमें दिया हुआ है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यानी कि 1 साल का आपको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि हर माह के प्रथम तिथि को अगर आहरण कर रहे हैं तो 6.5 माह का निकलेगा, ठीक है। तो 6.5/12 कर दीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो 3,250 रुपया आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 3,250 रुपया। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। यदि राम साझेदारी फर्म से प्रति माह प्रथम तिथि आहरण करता है तो ब्याज की गणना की जाएगी। ए 6.5 माह का, बी 5.5 माह का, सी 6.5 माह का, डी 4.5 माह का। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब भी प्रथम तारीख को हम लोग ड्राइंग करते हैं तो उसमें ब्याज की जो गणना होगी वो 6.5 माह का होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा 6.5 माह का। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदार रमेश को 8,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है और रमेश प्रति माह 6,000 निकालता है। शेष 2,000 रुपये का लेखा होगा। ए पूंजी खाते में डेबिट किए जाएंगे, बी लाभ हानि समायोजन खाते में क्रेडिट किए जाएंगे, सी रमेश के चालू खाते में जमा किए जाएंगे, सी डी वेतन खाते में जमा किए जाएंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदार रमेश को 8,000 प्रति माह वेतन दिया जाता है और रमेश प्रति माह 6,000 निकालता है, यानी कि 8,000 रुपया वेतन उसको मिलता है और वह हर महीने 6,000 ही निकालता है। और शेष का 2,000 रुपया जो यानी बैलेंस जो बचता है उसका लेखा कहाँ करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, रमेश के चालू खाते में जमा किए जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। एक साझेदारी फर्म के साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ए 5, बी 20, सी 50, डी 8। तो देखिए, एक साझेदारी फर्म के साझेदारों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो 50 से अधिक नहीं हो सकती है। पहले क्या था कि 10 अधिक से अधिक 10 हो सकती थी और बैंक में 20 हो सकता था, ठीक है। बट अब जो है 2014 में एक नियम लागू हुआ जिसमें कि अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो 50 से अधिक नहीं हो सकती है साझेदारों की। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा 50। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। अधिनियम के अनुसार बैंकिंग फर्म के साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ए 10, बी 12, सी 5, डी 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। फर्म के साझेदारों का दायित्व होता है। ए संयुक्त, बी असमान, सी असीमित, डी सीमित। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है, लिमिटेड नहीं होती है। उनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर मान लिया जाए कि फर्म में लॉस हो जाता है तो फर्म में जितने लॉस होते हैं उतने साझेदारों के बीच वो लॉस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और साझेदार जो होते हैं, पार्टनर्स जो होते हैं, वो लॉस को चाहे वो अपने घर से चाहे किसी से पैसे मांग कर कहीं से भी वो पूरी करता है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा असीमित, यानी कि अनलिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। साझेदारों को देय पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। ए अंतिम पूंजी पर, बी समायोजित पूंजी पर, सी प्रारंभिक पूंजी पर, डी औसत पूंजी पर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, साझेदारों को देय पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। तो पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो गणना की जाएगी वो किस पर की जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं अंतिम पूंजी पर, समायोजित पूंजी पर, प्रारंभिक पूंजी पर, औसत पूंजी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा प्रारंभिक पूंजी पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज लाभ होने पर दिया जाता है। हानि की स्थिति में ऐसा ब्याज ए अवश्य दिया जाएगा, बी नहीं दिया जाएगा, सी साझेदार सामूहिक निर्णय लेंगे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि साझेदारों को पूंजी पर ब्याज लाभ होने पर दिया जाता है, ठीक है। लाभ होने पर तो उनको मतलब इंटरेस्ट मिलता ही है, बट हानि की स्थिति में ऐसा ब्याज क्या होगा, मतलब उसे उन्हें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी नहीं दिया जाएगा। जब भी लॉस होंगे तो उन्हें कोई भी इंटरेस्ट, कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। नए साझेदार को प्रवेश लेने पर फर्म में अधिकार मिलते हैं। ए फर्म की संपत्ति में स्वामित्व, बी फर्म के लाभों में हिस्सा, सी ए और बी दोनों, डी फर्म का विभाजन। तो देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि नए साझेदार को प्रवेश लेने पर फर्म में अधिकार मिलते हैं। जो नया साझेदार आता है, एडमिट लेता है फर्म में, तो उनको अधिकार, उनके जो अधिकार मिलते हैं वो किस पर मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा ए और बी दोनों। यानी कि फर्म की संपत्ति में भी उसे स्वामित्व मिलता है, ठीक है, और फर्म के लाभों में हिस्सा भी मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। व्यापार के स्वामित्व में अधिकार प्राप्ति हेतु नए साझेदार द्वारा लाई गई धनराशि कहलाती है। ए पूंजी, बी प्रीमियम, सी ऋण, डी अतिरिक्त पूंजी। जब भी नए साझेदार का एडमिशन होता है फर्म में तो वो अपने साथ कुछ धनराशि लाता है, तो उस धनराशि को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा कैपिटल, पूंजी। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्ति हेतु नए साझेदार द्वारा लाई गई धनराशि है। ए पूंजी, बी राज्य सहायता, सी अनुदान, डी प्रीमियम। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्ति हेतु नए साझेदार द्वारा लाई गई धनराशि है। यानी कि फ्यूचर के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो धनराशि लाई जाती है नए साझेदार के द्वारा, उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं, जिसको हम लोग गुडविल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। प्रथम कथन। साझेदार के द्वारा फर्म में लाई गई ख्याति की धनराशि पुराने साझेदार नए अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। द्वितीय कथन। नए साझेदार के प्रवेश और पुराने साझेदारों के अपने लाभों का त्याग करना पड़ता है। और ऑप्शन में दिए हुए हैं प्रथम कथन असत्य है, द्वितीय कथन सत्य है, बी में है प्रथम कथन असत्य है, द्वितीय कथन में वर्णित तर्क सही व्याख्या करता है, सी प्रथम कथन सत्य है,
जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रथम कथन, साझेदार के द्वारा फर्म में लाई गई ख्याति की धनराशि पुराने साझेदार नए अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। तो जब कोई फर्म में साझेदार, कोई नया साझेदार आता है, एडमिशन लेता है, तो अपने साथ गुडविल लाता है। ठीक है, गुडविल का अमाउंट को जो पुराने साझेदार होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कथन जो है असत्य है, मतलब सत्य नहीं है। द्वितीय कथन, नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के अपने लाभों का त्याग करना पड़ता है। जब नए साझेदार आते हैं, प्रवेश करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो पुराने साझेदार जो होते हैं वो अपने लाभ में से उनको कुछ हिस्सा देते हैं, यानी कि ये त्याग करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। तो ये कथन जो है सत्य है। ठीक है, अब ऑप्शन में आप देखिए, ए में लिखा है प्रथम कथन असत्य है, द्वितीय कथन सत्य है। तो बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, प्रथम कथन असत्य है, द्वितीय कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, साझेदार द्वारा व्यवसाय में पूंजी के रूप में नकद राशि पर डेबिट होगा। ए रोकड़ या बैंक खाता, बी स्थायी संपत्ति खाता, सी पूंजी खाता, डी चालू संपत्ति खाता। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, साझेदार द्वारा व्यवसाय में पूंजी के रूप में नकद राशि पर डेबिट होगा, यानी कि आपको याद होगा 11th क्लास में आप पढ़े होंगे कि जब बिजनेस स्टार्ट करते थे तो हम लोग क्या एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह पार्टनर्स जो कैश लाते हैं फर्म में, तो वो क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, रोकड़ या बैंक खाता। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, नए साझेदार द्वारा प्रवेश पर फर्म में ख्याति की राशि नकद में लाने पर क्रेडिट होगा। ए लाभ हानि खाता, बी ख्याति या प्रीमियम खाता, सी साझी का पूंजी खाता, डी पुनर्मूल्यांकन खाता। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, नए साझेदार द्वारा प्रवेश पर फर्म में ख्याति की राशि नकद में लाने पर क्रेडिट होगा। आपको याद होगा जब नए साझेदार फर्म में प्रवेश करती है तो वो कैश लाती है, यानी कैपिटल जब लाती है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, कैश टू कैपिटल करते हैं, है ना। उसी तरह जब नए साझेदार फर्म में प्रवेश करती है, एडमिशन लेती है, तो वो गुडविल लाती है, ख्याति लाती है, और वो किस में ला रही है, नकद ला रही है, कैश में ला रही है। तो हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट करते हैं या कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ख्याति या प्रीमियम खाता, गुडविल या प्रीमियम अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, प्रथम कथन, साझेदार के प्रवेश पर विद्यमान फर्म की ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है। द्वितीय कथन, साझेदारी के अधिनियम के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए प्रथम कथन सत्य है, द्वितीय कथन असत्य है, बी दोनों कथन असत्य हैं, सी प्रथम कथन सत्य है, द्वितीय कथन में वर्णित तर्क सही व्याख्या नहीं करता है, डी दोनों कथन सत्य हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ, प्रथम कथन, साझेदार के प्रवेश पर विद्यमान फर्म की ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है, यानी कि जब भी साझेदार फर्म में प्रवेश करती है, एडमिशन लेती है, तो फर्म की जो पहले से ख्याति होती है उस ख्याति का मूल्यांकन ये लोग करते हैं। ठीक है, ये आवश्यक, तो ये कथन सत्य है। द्वितीय कथन जो है, साझेदारी अधिनियम के अनुसार ऐसा करना अनिवार्य है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि देखिए साझेदारों की आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई फ़र्म का कुछ नियम होता है, तो वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो मतलब फ़र्म की ख्याति पहले से है उसको हम मूल्यांकन करेंगे ही। ठीक है, तो प्रथम कथन तो सत्य है, लेकिन द्वितीय कथन ये सही तर्क नहीं दे रहा है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ प्रथम कथन सत्य है, द्वितीय कथन में वर्णित तर्क सही व्याख्या नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, नए साझेदार द्वारा प्रवेश पर फर्म में लाई गई ख्याति की राशि पर अधिकार होता है। ए पुराने साझेदारों का, नए साझेदारों का, सी समस्त साझेदार, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, नए साझेदार द्वारा प्रवेश पर फर्म में लाई गई ख्याति की राशि पर अधिकार होता है, यानी कि जब भी नए साझेदार फर्म में आते हैं, एडमिशन होता है उनका फर्म में, तो वो अपने साथ गुडविल का अमाउंट लाते हैं। ठीक है, और वो जो गुडविल का अमाउंट जो होता है वो पुराने साझेदार सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं आपस में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, पुराने साझेदारों का। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, फर्म में लाई गई नए साझी द्वारा ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में बांटी जाती है। ए लाभ विभाजन के अनुपात पर, बी पूंजी के अनुपात में, सी त्याग के अनुपात में, डी लाभ के अनुपात में। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है,
फर्म में लाई गई नए साझी द्वारा ख्याति की राशि, यानी कि नया साझेदार जो है फर्म में वो आ रही है और एडमिशन उनका हो रहा है और वो अपने साथ गुडविल का अमाउंट ला रही है। तो जो ओल्ड जो पार्टनर्स होते हैं वो किस रेशियो में उस गुडविल को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, त्याग के अनुपात में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। एक्स और वाई एक फर्म में 3:4 में साझेदार हैं। नए साझेदार जेड को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में प्रवेश दिया जाता है। एक्स व वाई का त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए 3:1, बी 2:3, सी 4:1, डी 3:4। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं और उनका जो रेशियो है 3:4 है। नए साझेदार जेड को 1/4 हिस्सा के लिए फर्म में प्रवेश दिया जाता है, यानी कि नया साझेदार जो है वो एडमिशन करता है फर्म में 1/4 हिस्से के लिए। एक्स व वाई का त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन में भी दिया हुआ है 3:1, 2:3, 4:1, 3:4। आपको याद रखना है एक ही चीज़ कि अगर एक्स और वाई जो कि पुराने पार्टनर हैं उनका रेशियो दिया हुआ है और नया साझेदार कोई 1/4 या 1/3 या 1/2 जिस हिस्से के लिए वो प्रवेश कर रहा है, एडमिशन लेता है, तो एक्स और वाई का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो पुराना रेशियो ही होगा। ठीक है, यानी कि 3:4 जो दिया हुआ है वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा 3:4। देखिए, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको अगर मान लिया जाए कि कंपटीशन का एग्ज़ाम है और इसमें आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में रखना होगा कि अगर ओल्ड पार्टनर्स हैं और उनका 3:4 रेशियो दिया हुआ है या कोई भी रेशियो दिया हुआ है और नए साझेदार 1/4 या 1/3 या 1/2 हिस्से के लिए आते हैं, तो उनका अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा तो सीधे जितना दिया हुआ है 3:4 अगर दिया हुआ है, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:4 दिया हुआ है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होगा वो 3:4 ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा 3:4।